अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 और इसमें कैपिटल गेन के अंदर एक थोड़ा सा जो है वो चेंज फाइनेंस एक्ट 2022 के हिसाब से चेंज लाया गया है। और वो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था हमारे जो नॉन रिकग्निशन रूल था, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जनाब अगर आपको कोई आप पैसे नहीं देते। आई थिंक वो पहला लेक्चर था हमारा जिसमें हमने डिस्कस किया था कि जनाब अगर आप किसी किस्म के कोई पैसे नहीं देते और फिर भी आपको कैपिटल गेन मिल जाता है तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू हम लोग कंसीडर करेंगे। ये हमारा रूल जो था ये हमने पढ़ा था डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट के अंदर, सेकंड पॉइंट में हम लोग ने डिस्कस किया था। लेकिन आई कैप ने, क्योंकि फाइनेंस एक्ट 2022 के हिसाब से हमारा पेपर टेस्ट होगा, तो इस वजह से हमने उसको क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया गया है उसको। फाइनेंस एक्ट यानी कि सेक्शन 4 सबसेक्शन ए जो था, ये अब उसने यानी कि सेक्शन 4 तो आपके पास अवेलेबल है, लेकिन 4A जो है ये अब आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो जिसको फाइनेंस एक्ट 2022 ने क्या कर दिया जनाब, ओमिटेड कर दिया, रिवील कर दिया। अब ये खत्म हो चुका है, अब ये आपके पास ऐसा नहीं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जनाब आपके पास अगर कोई भी प्रॉपर्टी आपको किसी भी एंगल के थ्रू मिले, चाहे गिफ्ट के जरिए मिले या कैसे भी आपको मिले, तो जो ओरिजिनल कॉस्ट होगी वो आपके लिए क्या होगी, ओरिजिनल कॉस्ट वुड बी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है जी, तो ओरिजिनल कॉस्ट वुड बी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, तो इसी से चलते हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट वुड बी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो मैं यहाँ पे एक लिख देता हूँ नोट के अंदर कि, बल्कि यहाँ पे इसका क्वेश्चन को, इसका आंसर हम लोग करेंगे तो मेरे ख्याल है कि वो ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। तो इस क्वेश्चन की तरह हम लोग आंसर कर देते हैं। देखिए बेटा, कि ओरिजिनल कॉस्ट वुड बी कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब ये, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट का मतलब ये है कि जनाब आपके पास अगर किसी किस्म का आपको कोई इशू हो कि आपको एसेट जो है वो आपको गिफ्ट के जरिए मिला या आपको इनहेरिटेंस के जरिए मिला या प्रॉपर्टी मतलब आपको मिली कि जनाब सेपरेशन के लिए, वो सारा कुछ, वो सारे के सारे पॉइंट्स अब वो खत्म हो चुके हैं। ठीक है, अब हमने देखना ये है कि आपके पास क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें जो चेंज जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो क्या है। देखिए बेटा, क्वेश्चन ये है जनाब, आपके क्वेश्चन बैंक में भी मौजूद है। सालिया इज अ रेजिडेंट पर्सन, शी डिस्पोज्ड ऑफ द फॉलोइंग एसेट ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2023। A painting which she inherited from her father was sold for 12,50,000। The market value of the painting at the time of inheritance was 15,50,000। The painting was purchased by her father for 10 लाख रुपए। देखिए बेटा, अब इस, अगर तो मैं इसको मतलब चेंज ना करता, पहले तो रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2000, डिस्कस द टैक्सेबिलिटी ऑफ ईच ट्रांजैक्शन। ठीक है जी, आपने सिर्फ टैक्सेबिलिटी के बारे में बताना। अच्छा अब बेटा, अगर तो होता ना ये पुराना रूल, तो उस रूल के तहत मुझे क्या करना पड़ना था। नंबर वन जो है, इसको कैसे मैं सॉल्व कर सकता था, इसको मैंने कहना था कि जनाब कंसिडरेशन रिसीव्ड कितना जनाब, 12,50,000। ठीक है जी, ये पुराने रूल के तहत इसमें से जब हम मैंने लेस करना था कंसिडरेशन पेड, और पुराना रूल क्या था जनाब, कि अगर तो आपको इनहेरिटेंस में मिली है तो एट द टाइम ऑफ इनहेरिटेंस जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होगी दैट वुड बी योर कॉस्ट। ठीक है, लेकिन अब जो नया रूल आया है उसके मुताबिक क्या कहता है जनाब, ओरिजिनल कॉस्ट वुड बी, यहाँ पे लिख देते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट वुड बी कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट irrespective irrespective of its acquisition। ठीक है जी, तो एक्विजिशन उसकी कैसे मिली है, परचेज की है या आप गिफ्ट मिला है या आपको इनहेरिटेंस हुआ है, लेवर पार्ट के लिए कोई एसेट मिला है, कंपनी की तरफ से मिला है, पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व होने पे मिला है, दैट डजंट मैटर। अब याद रखिएगा, ओरिजिनल कॉस्ट वुड बी आवर कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट। तो यहाँ पे अब नए रूल के तहत मैं किस चीज को माइनस करवाऊंगा बेटा, नए रूल के तहत मैं माइनस करवाऊंगा मेरे
ये जो है जितने मुझे उसके फादर को जनाब कंसिडरेशन पड़ी थी दैट वाज 1 मिलियन। ठीक है जी। तो पुराना रूल होता तो कितना मैं करवाता, 15.5 मिलियन, 1.55 मिलियन, और नया नया रूल है तो 1 मिलियन इसमें से माइनस करवाऊंगा। तो अल्टीमेटली मेरे पास जो आंसर बचेगा कितना जी, 2,50,000 रुपये। दिस वुड बी कैपिटल गेन। ठीक है। तो ये एक बेटा चेंज आया है आपके फाइनेंस एक्ट 2022 के अंदर, इस वजह से मुझे इस चीज को लिखना पड़ रहा है। ओके, और इसी मैंने इस वजह से आपको एग्जांपल दी। इसके बाद देखिए बेटा, she sold jewelry of rupees 2.3 million which was purchased by her husband in March 2020 for 13 लाख रुपए and gifted to her on the same date। इसका मतलब क्या हुआ कि जनाब ये गिफ्ट है, तो जितने की उसके हस्बैंड को पड़ी होगी वही हमारी कॉस्ट होगी। 23 लाख रुपए की जनाब उसने ज्वेलरी बेची है। मार्च 2020 में जनाब उसने परचेज की थी, 13 लाख रुपए की ज्वेलरी उसने परचेज की थी। तो जनाब हमें इस चीज के साथ किसी किस्म का कोई भी जो है वो कनेक्शन नहीं है कि जनाब जो है वो कितने साल के लिए उसने अपने पास रखा और कितने साल के लिए नहीं। तो नंबर टू में जनाब अगेन कंसिडरेशन पेड, आपके पास कितना आएगी जी, कंसिडरेशन रिसीव्ड सॉरी, दैट इज अमाउंट 2.3 मिलियन। और इसमें से हम लोग लेस करेंगे किस चीज को, कंसिडरेशन पेड को, विच इज 1.3 मिलियन। तो 1 मिलियन जो है वो हमारे लिए क्या होगा, कैपिटल गेन होगा। ठीक है जी, 1 मिलियन हमारे लिए क्या होगा, कैपिटल गेन होगा। ओके। तो अब बेटा उसको यहाँ पे गिफ्ट मिला और इसका टाइम पीरियड 1 साल से ज्यादा का अर्सा था। पुराना रूल होता तो 75% टैक्सेबल होता, या आपके पास जो है वो अपना गिफ्ट की वैल्यू होती। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा हुआ नया रूल, एक तो हमने कहा जी 100% टैक्सेबल होगा अगर आपको सेक्शन 37 को कोई आइटम मिलती है। और दूसरा हमने रूल क्या पढ़ा जनाब इसका, कि आपको अगर किसी भी तरीके से आपको एक्वायर आपने एसेट किया है तो वो क्या होगा, उसकी जो कॉस्ट होगी, जो एक्चुअल कॉस्ट होगी, दैट वुड बी कंसिडरेशन पेड। अच्छा, तीसरे की हम लोग बात करते हैं जी, शी डिस्पोज ऑफ हर कार फॉर रुपीज 1.8 मिलियन। द कार वॉज बींग यूज फॉर पर्पज ऑफ बिजनेस। द टैक्स रिटर्न ऑन वैल्यू ऑफ द कार एट द बिगिनिंग ऑफ द टैक्स ईयर 2023 वॉज 1.6 मिलियन। द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द टैक्स पर्पज इज 20%। देखिए बेटा, उसने पूछा है हमारे से इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैपिटल गेन और लॉस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब यहाँ पे हमें कैपिटल गेन और लॉस के बारे में हमें सिर्फ डिस्कस करना है, हमें उनके बिजनेस के साथ कोई कंसर्न नहीं होना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे जनाब, आपके पास डेप्रिशिएबल एसेट, डेप्रिशिएबल एसेट इज नॉट कैपिटल एसेट, देयरफॉर नो कैपिटल गेन और लॉस विल बी कंसिडर्ड। ठीक है जी, तो कोई कैपिटल गेन या लॉस आपके पास कंसिडर नहीं किया जाएगा। अच्छा जनाब, उसके बाद हम कहते हैं जी फोर्थ, ऑन 20 अक्टूबर 2022 ही सोल्ड अ डाइनिंग टेबल टू फहीम फॉर 18,000 रुपए, विच ही हैड परचेज्ड ऑन 15 मई 2020 फॉर 15,000 फॉर हर पर्सनल यूज। अच्छा जनाब, देखिए बेटा, यहाँ पे उसने कहा जनाब पहले तो चलो मान लिया कि हमारा बिजनेस यूज था, डेप्रिशिएबल था, तो ठीक है। तो पर्सनल यूज के लिए भी आपके जो भी एसेट होंगे वो भी, सर वो तो कैपिटल एसेट होने चाहिए। तो हमने क्या पढ़ा हुआ था कि जनाब आपके पास जितने भी मूवेबल एसेट्स हैं, ऑल मूवेबल एसेट्स, मूवेबल एसेट्स अदर देन स्पेसिफाइड एसेट्स आर नॉट included in the definition of कैपिटल एसेट। ठीक है जी।
सो देयर इज नो कैपिटल गेन और लॉस। ठीक है जनाब, तो ये जनाब बस आप लोगों ने इसके बारे में डिस्कस करना है, और वो भी हम लोग उस चीज को डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा जी, अब जरा बेटा हम लोग हमारे आज का जो मजीद जो चीजें हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बेटा इसमें आज मेरा माइंड थोड़ा सा बन रहा था कि आप लोगों के साथ में कुछ क्वेश्चन शेयर करूं, लेकिन ये है कि मैं सिर्फ ये वीडियो थोड़ी सी इस वजह से बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि इसमें हम लोगों ने कोई चेंज वगैरह नहीं करना। ठीक है जी। तो अगला जो हमारी वीडियो होगी इंशाल्लाह उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा जो जितने भी प्रॉब्लम्स वगैरह हैं उनको। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोग जरा अपने जो हमारा थोड़ा सा पोर्शन रह गया था उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बेटा, हम लोगों ने कैपिटल गेन सेक्शन 37A हम लोग ने डिस्कस किया था और उसके ऊपर हमने रेट्स वगैरह पढ़े थे। और यहाँ पे अब हम जरा थोड़ा सा डिस्कस करते हैं जी, लॉ कैपिटल लॉस एडजस्टमेंट डिसअलाउड, रूल 13F कि जनाब कहाँ कहाँ पे जो है वो आपको कैपिटल लॉस अंडर सेक्शन 37A वुड नॉट बी अलाउड। मतलब आपको किसी किस्म का जो है वो सेक्शन 37A के तहत अगर आपको मतलब लाइक सिक्योरिटीज वगैरह बेचेंगे और अगर आपको किसी किस्म का लॉस आ जाता है तो हम इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। तो जनाब कैपिटल लॉस एडजस्टमेंट एज मेंशन्ड अबव shall not be admissible in the following cases namely। देखिए बेटा, अब छोटा सा इसका बैकग्राउंड सुन लीजिए। होता कुछ यूं है कि जो बड़े बड़े आपके बिजनेसमैन हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि जनाब जिनके जो पब्लिक कंपनी के जो ओनर्स हैं, इनके शेयर्स जब स्टॉक एक्सचेंज में बिकते हैं जाके, तो स्टॉक एक्सचेंज के बारे में एक बड़ा मशहूर है, हम कहते हैं जनाब बड़े बड़े जो शार्क्स हैं यहाँ पे बैठे हैं और इनका काम क्या है जी, सिर्फ ये छोटी मोटी मछलियों को खा जाते हैं जब भी इनको भूख लगती है। अब वो खाने का क्या मतलब होता है कि अपने शेयर्स की जो प्राइस है वो अपनी तरफ से मैनिपुलेट करते हैं। उनका दिल करता है जनाब अपने शेयर की प्राइस को बढ़ा देते हैं, दिल करता है तो कम कर देते हैं। उनके पास बड़े फैक्टर्स होते हैं, उसके डिटेल में मतलब अभी नहीं मैं जा रहा, इंशाल्लाह आप लोग आने वाले टाइम में सीखेंगे जैसे जैसे आप अपनी क्वालिफिकेशन के जितना करीब जाते जाएंगे। उसी में एक चीज छोटी सी होती है कि जनाब कुछ लोग क्या करते हैं जी, अपने जो शेयर्स हैं क्या करते हैं वो लोग अपने शेयर्स किसी अपने को बेच देते हैं। और शेयर्स बेचने के बाद जनाब फिर वो अब मतलब किसी अपने को बेचेंगे तो इस नियत के साथ थोड़ी बेचेंगे कि जनाब मैं अपने शेयर को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। उनकी नियत ये होगी कि यार मैं शेयर्स बेचता हूँ तो मतलब मुझे कुछ ना कुछ फायदा ना चाहिए, अपने बंदे को मैं शेयर बेच रहा हूँ। फायदा इन सेंस कि वो आप अपना टैक्स भी बचाने के लिए अपने शेयर्स कुछ बेच देते हैं घाटे में। देखिए बेटा, कैपिटल गेन तो तब आएगा ना जब कंसिडरेशन रिसीव ज्यादा होगी कंसिडरेशन पेड से। लेकिन अगर कभी ऐसा सीन हो जाए कि कंसिडरेशन रिसीव्ड जो है वो थोड़ी हो और कंसिडरेशन पेड ज्यादा हो, तो उसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास ये कैपिटल लॉस आ गया। और कैपिटल लॉस एडजस्टेबल होता है आपके कैपिटल गेन के साथ। ऐसे ही है ना, तो जब आपको कैपिटल लॉस आ जाए तो आपने किसी किस्म का उसके ऊपर टैक्स पे नहीं करना होता। तो इस तरह की गेम्स जो हैं वो खेल लेते हैं कुछ लोग। उनमें तीन तरह के लोग शामिल होंगे या तीन तरह की ट्रांजैक्शन शामिल होंगी। नंबर वन, इसको हम लोग कहते हैं वॉश सेल। देखिए बेटा, वॉश सेल का मतलब होता है कि जनाब आपने क्या किया जी, आपने एक बीइंग एन इन्वेस्टर आपने क्या किया जी, आपने एक किसी कंपनी के शेयर्स परचेज किए। ठीक है जनाब, जब आपने शेयर्स उसके परचेज कर लिए तो आपने अ, एक महीने के अंदर अंदर क्या कर दिया, उन शेयर्स को सेल आउट कर दिया अपने किसी रिलेटेड पार्टी को एक महीने के अंदर, और लॉस में शेयर किया। फॉर एग्जाम्पल आपने शेयर परचेज किए किसी ए लिमिटेड के 50,000 रुपए के, और आपने 30,000 रुपए में जनाब उन शेयर्स को बेच दिया, तो आपने कहा जी 20,000 रुपए का मुझे लॉस आ गया। अब वो जो आपकी रिलेटेड पार्टी है, हकीकत में रिलेटेड पार्टी का मतलब होता है कि आपका कोई स्पाउस होगा, आपका कोई माइनर चाइल्ड होगा, ठीक है, आपका कोई किसी किस्म की आपकी होल्डिंग कंपनी होगी या आपकी कोई सब्सिडरी कंपनी होगी, आपने जनाब उसको बेच दिया। हकीकत में शेयर्स आपके पास ही रहे, लेकिन हुआ क्या कि आपको अपनी बुक्स के अंदर उस स्पेसिफिक कंपनी के अंदर क्या हुआ जनाब, आपको कैपिटल लॉस आ गया। ठीक है जी, इसको जरा मैं पढ़ता हूँ एक दफा। फिर कैपिटल लॉस realized on disposal of a specific security by an investor is preceded or followed in 1 month's period by purchase of the same security by the same investor or its related parties.
thus maintaining his portfolio। ठीक है जी, मतलब कि जनाब आपने एक बंदे से शेयर परचेज किए, आपने कहा सर ये शेयर मुझे दे दीजिए, आपने कहा जी ठीक है जी, 50,000 रुपए के शेयर्स आपने दे दिए। ओके जी। अब आपने वो 50,000 के शेयर जब आपने किसी बंदे से एक्वायर किए, आपने क्या किया जी, आपने वो 50,000 शेयर अपनी किसी रिलेटेड पार्टी को, अपने किसी कजन को, भाई को, दोस्त को, आपने वो शेयर बेच दिए 30,000 रुपए में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बात करता हूँ, मतलब 50,000 रुपए की अगर मैं बात करूँ, कि आपने शेयर कितने के लिए, 50,000 रुपए के। 50,000 रुपए के जनाब आपने शेयर लिए, ठीक है जी। और आपने क्या किया जी, आपने 30,000 रुपए में बेच दिए, जिसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास 20,000 रुपए का कैपिटल लॉस आपको आ गया। अब कैपिटल लॉस जब आपके पास आया तो आपने शो करवाया कि जनाब ये कैपिटल लॉस मेरा इस साल मुझे मिल गया। अब आपने जैसे ही ये शेयर बेचे 20,000 रुपए के लॉस के साथ, और उसी के एक महीने के अंदर अंदर आपने उसी बंदे से क्या कर लिए, यही शेयर्स परचेज कर लिए। आपने उसी बंदे से क्या किया, यही शेयर्स परचेज किए। देखिए बेटा, शेयर परचेज करने पे तो कैपिटल गेन ही आपको मिलेगा। कैपिटल गेन कब मिलेगा आपको, शेयर्स बेचने पे। तो आपने लेट सपोज आपने शेयर परचेज की, आपने शेयर बेचे जी मिस्टर बी को। आपने शेयर किसको बेचे, मिस्टर बी को। कितने के जनाब, 30,000 रुपए के। 50,000 के आपने खरीदे थे, 20,000 रुपए में आपने जनाब शो करवा दिया कि मुझे कैपिटल लॉस आ गया। अब अगेन आपने क्या किया जी, मिस्टर बी से अप्रोच किया विद इन 1 मंथ। आपने क्या किया जी, आपने यही जो शेयर्स 30,000 में बेचे थे, आपने कहा सर ये शेयर्स मुझे बेच दीजिए, 30,000 में ही मुझे बेच दीजिए। तो आपने जनाब इन शेयर्स को अगेन जो है वो परचेज कर लिया फ्रॉम मिस्टर बी, 30,000 रुपये। अब इसका फायदा क्या हुआ आपको, आपने बेटा जब अपने शेयर्स 30,000 रुपये, जब आपने शेयर्स अपने बेचे 50,000 वाले शेयर, जब आपने शेयर बेचे अपने 30,000 रुपये का, तो 20,000 रुपये का आपको हुआ लॉस। ठीक है जी। अब जब आपको लॉस हुआ तो आपने लॉस फटाफट रिकॉग्नाइज कर लिया और आपने कहा जनाब ये सेक्शन 37 का लॉस है, इसको एडजस्ट करवा दो। आपने एडजस्ट करवा दिया कैपिटल गेन के साथ। अगर नहीं किया तो आपने कहा जनाब मुझे किसी किस्म का जो है वो, क्योंकि कैपिटल लॉस आ चुका है, तो मुझे किसी किस्म का इसके ऊपर टैक्स नहीं पे करना। आपने जनाब इसको एडजस्ट करवा लिया। एक महीने के अंदर अंदर बेटा आप लोगों ने वही शेयर्स 30,000 रुपये में अपने दोस्त से, अपने भाई से, अपने कजन से, अपने बेटे से, अपनी बीवी से परचेज कर लिए। एक एक महीने के अंदर अंदर। एक महीने का मतलब होता है कि मतलब थोड़ी देर के अंदर, एक महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर, व्हाट्सएवर। वही शेयर्स आपने क्या कर लीजिए, परचेज कर लिए 30,000 रुपये में, उसी बंदे से जिसको बेचे थे। अब जब आपने शेयर परचेज किए तो उस टाइम तो कैपिटल गेन में किसी किस्म का कोई आपको जो है वो बेनिफिट नहीं, मतलब अपना कोई अमाउंट जो है वो आपने चार्ज नहीं करनी कैपिटल गेन में, क्योंकि शेयर परचेज करने पे कोई कैपिटल गेन नहीं आता। कैपिटल गेन कब आएगा, जब आप शेयर को बेचोगे। तो आपने उन्हीं शेयर्स को, जो आपके पास पड़े हुए थे 30-50,000 रुपए वाले शेयर्स, उन्हीं शेयर्स में से आपने क्या किया जी, पहले बेचा, एक लोन, आपका जो कैपिटल लॉस है उसको एडजस्ट करवाया, और अगेन वही शेयर परचेज कर लिए। मतलब शेयर्स भी आपके पास नहीं, आपसे दूर नहीं गए, शेयर्स भी आपको वापस मिल गए, और आपको जो कैपिटल लॉस है वो भी आपने इनकर करवा लिया। तो शेयर्स भी आपको वापस मिल गए, और कैपिटल लॉस भी आपने क्या कर लिया, इनकर करवा लिया। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने हकीकत में क्या कर लिया है, आपने हकीकत में वॉच सेल कर ली है। वॉच सेल का मतलब होता है जनाब, आपने अपने आप को जो है वो सेल तो शो करवा दी, आपने कैपिटल लॉस भी ले लिया और शेयर्स भी आपके पास अवेलेबल है। तो कानून कहता है जनाब इस तरह के लॉस को हम लोग एडजस्ट नहीं करेंगे, हम इस तरह के लॉस को नहीं मानेंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पे कहते हैं जनाब क्रॉस ट्रेड। देखिए बेटा, क्रॉस ट्रेड का क्या मतलब है। क्रॉस ट्रेड का मतलब होता है कि एक बंदा है और उसके दो हाउसेज हैं, ब्रोकरेज हाउसेज, मतलब दो अकाउंट्स हैं, जिसमें जिसके जरिए वो शेयर्स की सेल परचेज करता है। एक को वो खुद चला रहा है, दूसरे को उसका भाई, कजन या कोई भी उसके रिलेटेड पार्टी जो है वो चला रही है। वो क्या करता है जी, अपने अपने हाउस से क्या करता है, यानी कि अपने ब्रोकरेज हाउस से, अपने ऑफिस से, अपने बिजनेस से वो क्या करता है, शेयर्स बेचता है किसी अपने ही दूसरे बिजनेस, यानी कि एक अकाउंट से शेयर बेच रहा है दूसरे अकाउंट को। मतलब शेयर्स उसी के कंट्रोल में है, उसी के हाथों में है, लेकिन उन शेयर्स को वो लॉस पे रख के बेच रहा है। ये तकरीबन वॉइस सेल जैसा ही है। वॉइस सेल में एक अकाउंट उस बंदे के पास है, दूसरा अकाउंट किसी दूसरे बंदे के पास है, वो उसके रिलेटेड पार्टी हो सकती है। लेकिन क्रॉस ट्रेड में
दोनों के दोनों अकाउंट्स उसी बंदे के पास हैं, लेकिन एक को हैंडल वो खुद कर रहा है, दूसरे को हैंडल जो है वो कोई और कर रहा है। ठीक है, तो क्रॉस ट्रेड में जनाब कहता है कि आपके पास यहाँ पे भी अगर किसी किस्म का कोई लॉस होता है तो हम उस लॉस को नहीं मानेंगे। देखिए जनाब, वेयर कोऑर्डिनेटेड रीशफल ऑफ सिक्योरिटीज बिटवीन टू रिलेटेड अकाउंट्स ऑफ द सेम इन्वेस्टर or between two related brokerage house is undertaken and securities accumulating unrealized losses are sold to related account to artificially realize capital loss in one account without actually selling the security to the outsider। ठीक है जी, मतलब कि आप सिक्योरिटीज किसी दूसरे बंदे को नहीं बेच रहे, खुद को ही सिक्योरिटीज बेच रहे हो, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में सिक्योरिटीज बेच रहे हो, किसी दूसरे को पता ही नहीं है। वॉइसएल में क्या है जी, एक अकाउंट से दूसरे अपने अपने ही दूसरे अकाउंट में नहीं बल्कि किसी आउटसाइडर को बेच रहे हो, और लेकिन वो आउटसाइडर आपका रिश्तेदार है, तो आपने उसको जब चीज बेची है तो आपने कहा जनाब ये चीज मुझे वापस कर दे। मतलब वॉइस सेल में आपने चीज बेच तो दी लेकिन बाद में आपने परचेज भी कर ली। क्रॉस ट्रेड में आप चीज बेचेंगे नहीं, आपने जस्ट डिस्पोज ऑफ करेंगे और आपके एक अकाउंट से चीज दूसरे अकाउंट में आ जाएगी। ये ऐसे ही है जैसे आपके पास दो बैंक्स हों, ठीक है, और आपने अपनी बैलेंस शीट जो है वो ठीक करार देनी है, तो एक अकाउंट से पैसा उठा के दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। तो आप कहेंगे जनाब ये तो दो अपना मेरे मेरे अकाउंट मेरी बैलेंस शीट तो जनाब बड़ी, मेरी जो बैंक स्टेटमेंट है जनाब ये तो बड़ी बड़ी जबरदस्त है, क्योंकि जनाब यहाँ पे तो मैंने इतना पैसा जो है वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जो पैसा ट्रांसफर हुआ तो दोनों अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन शो हो रही होंगी। ठीक है, लेकिन उस ट्रांजैक्शन को जैसे हम टैक्स वाले नहीं मानते कि जनाब सेम जो बंदा है, सेम बंदा है एक अकाउंट से अपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसको हम लोग नहीं मानते। इसी तरह से टैक्स वाले कहते हैं जनाब अगर आपके पास, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं शेयर्स की, तो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अगर आप शेयर्स भेज रहे हैं तो हम उसको भी नहीं मानते। उसके बाद जनाब आपके पास आता है जी टैक्स स्वैप सेल। देखिए बेटा, टैक्स स्वैप सेल का मतलब क्या है, पहले इसको जरा पढ़ते हैं। कहते हैं जनाब, वेयर एन इन्वेस्टर having realized loss on a particular security does not repurchase the same security but chooses another similar security in the same sector, thus not only minimizing or eliminating altogether liability on account of tax on capital gain but also maintaining the portfolio broadly at the same risk return profit। देखिए बेटा, इसमें होता है क्या, कहता है जनाब एक इन्वेस्टर क्या करता है जी, अपनी सिक्योरिटीज बेच देता है किसी कंपनी के। फॉर एग्जांपल कोई मैंने कोई टेक्सटाइल मिल है, उसके जनाब शेयर्स उसने बेच दिए। जब उसने शेयर्स बेचे और उसने अपने लॉस में शेयर बेचे कि जनाब मुझे लॉस हो गया, अब उसने उसी कंपनी का या उससे मिलते जुलते किसी कंपनी के शेयर्स फिर से परचेज कर दिए। मतलब वही शेयर्स तो वो नहीं होंगे लेकिन उससे मिलते जुलते शेयर्स होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई ए टेक्सटाइल मिल थी, उसके जनाब प्रॉब्लम थे, उसके शेयर्स उसने बेचे, ऑर्डिनरी शेयर्स उसने बेचे, और उसी के जनाब उसने प्रेफरेंस शेयर उसने परचेज कर लिए, या टेक्सटाइल बी के जनाब उसने शेयर्स परचेज कर लिए। ठीक है, ताकि उसको लॉस भी कंसिडर कर लिया जाए, यानी कि उसको लॉस भी मिल जाए, और दूसरी साइड पे जो है वो उसका पोर्टफोलियो भी मेंटेन रहे कि जनाब हाँ जी इस बंदे के पास इतने जो है वो शेयर्स अवेलेबल हैं किसी टेक्सटाइल कंपनी के। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग कहते हैं जनाब स्वैप, टैक्स स्वैप सेल। तो इन तीनों सिचुएशन में अगर आपको किसी किस्म का कोई लॉस आता है तो अकॉर्डिंग टू लॉ उस लॉस को हम लोग जनरेट नहीं करते, उस लॉस को हम लोग एडजस्ट नहीं करते। अच्छा जी, इसके बाद जनाब कहता है जी पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन कैपिटल गेन रूल 13H। देखिए बेटा, हम कहते हैं जनाब अगर आपके कोई भी जो इन्वेस्टर है ना जिसका काम है कैपिटल गेन हासिल करना, यानी कि जिसका काम है इन्वेस्टमेंट करना सिक्योरिटीज के अंदर या अपनी डिफरेंट जो है वो अपना शेयर्स के अंदर, उसका जिसका काम है जनाब अपना इन्वेस्टमेंट करना, तो कहता है जी उसको क्या करना पड़ेगा। अगर उसने अपनी सिक्योरिटीज अपने पास रखी हुई ना 6 महीने से लेकर 1 साल तक, ठीक है, 6 महीने से लेकर 1 साल तक, अब वो क्या करेगा जनाब, एक प्रोविजनल टैक्स रेट निकालेगा। मतलब अगर उसके पास फॉर एग्जांपल मैं ए लिमिटेड के मेरे पास शेयर्स हैं, तो मैंने उन शेयर्स को अपने पास तकरीबन 6 महीने से रखा हुआ है, 6 महीने से ज्यादा टाइम हो गया, अब इसका मतलब क्या है कि मुझे कम से कम जो है वो कुछ ना कुछ मुझे टैक्सेस के ऊपर पे करना पड़ेगा। तो 6 महीने से साल तक, साल के एंड में मुझे क्या करना पड़ेगा, एक आ, मतलब एक प्रोविजनल टैक्स मुझे क्रिएट करना पड़ेगा, एक एडवांस टैक्स जो है वो जिसको आप कह सकते हैं। एडवांस टैक्स तो खैर वो पेमेंट हो जाती है, लेकिन प्रोविजनल टैक्स का मतलब होता है कि आपने उसके ऊपर टैक्स पे नहीं करना, लेकिन आपने अपने माइंड में बिठाना है कि अगर आज मैं इनको बेचूंगा तो मुझे कितना टैक्स देना पड़ेगा। मतलब आपने जस्ट अपने कैलकुलेशन अपने एंड पे करनी है, आपने किसी किस्म का टैक्स पे नहीं करना। ठीक है, और दूसरा जनाब रही बात, अगर आप इन्वेस्टर कोई अदर देन इंडिविजुअल हैं, अगर आप इंडिविजुअल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अदर देन इंडिविजुअल का मतलब है या तो आप एओपी हैं या कंपनी है, या एओपी है या कंपनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हर 3 महीने के बाद एक ई स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ेगी, और उसमें आपको एडवांस टैक्स जमा करवाना पड़ेगा हर 3 महीने के बाद, यानी कि 3 महीने में जितने भी आपके पास शेयर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल एक फर्म है, लेट्स सपोज एक एबीसी एबीसी अपना पार्टनरशिप फर्म है, एबीसी पार्टनरशिप फर्म।
अब वो चाहते, उनका काम क्या है जनाब, उनका काम है कि सिक्योरिटीज वगैरह परचेज करना और वहां से कैपिटल गेन हासिल करना। अब फर्म है, एओपी है, एसोसिएशन पर्सन है, तो वो क्या करेंगे जनाब, जब अपनी कैपिटल गेन की कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो उन्होंने पूरे 3 महीने में जितने भी उन लोगों ने शेयर्स परचेज किए होंगे 3 महीने के अंदर, जितने भी शेयर्स उन लोगों ने परचेज किए हैं, 3 महीने के एंड पे क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, और उनके ऊपर जितना टैक्स बन रहा होगा एडवांस टैक्स, वो क्या कर देंगे जनाब, वो उसकी एक ई रिटर्न फाइल करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न जो है वो उनकी फाइल करेंगे, एफबीआर को बताएंगे कि सर 3 महीने में हमने इतने शेयर्स परचेज किए हैं और उनके ऊपर इतना एडवांस टैक्स बनता है, वो अपनी रिटर्न जो है वो अपनी फाइल कर देंगे। ठीक है जी। 3 महीने में जितने भी उन लोगों ने शेयर्स परचेज किए होंगे, और 3 महीने के जितने भी शेयर्स होंगे कितने दिनों में उन्होंने अपनी रिटर्न फाइल करनी है, 7 दिन के अंदर उन लोगों ने अपनी रिटर्न फाइल करनी है। ठीक है, 7 दिन में लोगों ने क्या करना है, अपनी रिटर्न फाइल करनी है। अब इसको जरा पढ़ते हैं जी। एवरी इन्वेस्टर शेल कैलकुलेट टैक्स ऑन कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन सिक्योरिटीज हेल्ड फॉर अ पीरियड अप टू 6 मंथ एंड अबव 6 मंथ टू 1 ईयर आफ्टर द एंड ऑफ ईच ईयर एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट्स। ठीक है जी, 1 साल के बाद उन लोगों ने बताना है। एवरी इन्वेस्टर अदर देन इंडिविजुअल शेल ई फाइल स्टेटमेंट ऑफ एडवांस टैक्स ऑन कैपिटल गेन on the prescribed format within 7 days after the end of each quarter within the tax authorities। ठीक है जी, तो उन्होंने अपनी एडवांस टैक्सेशन की जो भी मतलब रेट्स के हिसाब से उसने उन लोगों ने अपनी एक रिटर्न फाइल करनी है। ये बेसिकली आपका जस्ट इसको आपने पढ़ना है, ये एक्चुअल में जो परफॉर्मेंस है बेसिकली ये एडवांस टैक्स की बातें हैं, लेकिन खैर कोई नहीं। लायबिलिटी टू पे द ड्यू टैक्स ऑन कैपिटल गेन शैल लाई ऑन इन्वेस्टर हु हेल्ड द सिक्योरिटीज ड्यूरिंग द पीरियड फॉर द टैक्स ईयर फॉर विच टैक्स ऑन कैपिटल गेन इज टू बी पेड। मतलब जिस बंदे के पास, जिस बंदे ने सिक्योरिटीज परचेज की हैं, जिस बंदे के पास सिक्योरिटीज पड़ी हुई हैं, ठीक है, वो बंदा क्या करेगा, वो बंदा यानी कि जिस बंदे के पास सिक्योरिटीज पड़ी हैं पूरे टैक्स ईयर में, ठीक है, तो वो जो टैक्स उसके ऊपर बनेगा वो उनकी पेमेंट वही बंदा करेगा जिसके पास सिक्योरिटीज मौजूद थी। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सिक्योरिटीज बेची, ठीक है, अब मिस्टर ए जब मिस्टर बी को सिक्योरिटीज बेच रहा है तो मिस्टर ए क्योंकि उसने सिक्योरिटीज बेची हैं तो उसके पास सिक्योरिटीज तो पहले मिस्टर ए के पास होंगी, तो अकॉर्डिंग टू लॉ मिस्टर ए क्या करेगा, इनके ऊपर जो भी एडवांस टैक्स बन रहा होगा वो मिस्टर ए ने पे करना है। ओके जी। अच्छा ना, अगर ये रूल की इतनी ज्यादा समझ नहीं भी आ रही तो कोई मसला नहीं, जस्ट आप इसको पढ़ लीजिएगा और माइंड में थोड़ा सा बिठा लीजिएगा। इसके बाद जनाब स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू कैपिटल गेन टैक्स। देखिए बेटा, capital gain on disposal of listed security and tax thereon shall be computed, determined, collected and deposited in accordance with the provision of the section 37A read with rule laid डाउन इन द 8 schedule। मतलब कहता है जनाब, अगर आपके पास सेक्शन 37A की सिक्योरिटी के ऊपर आपको कैपिटल गेन आया तो जो ऊपर हमने रूल पढ़े हैं उन रूल्स के हिसाब से आपने इसको जो है वो टैकल करना। फिर उसके बाद कहता है जी, अगर आपको सेक्शन 37A की सिक्योरिटीज के हिसाब से यानी कि सेक्शन 37A की जो है वो कैपिटल एसेट्स के ऊपर तो कैपिटल गेन आया है, तो अगर आप कोई बैंकिंग कंपनी है या इंश्योरेंस कंपनी है तो आपके ऊपर ये सेक्शन 37A वाले रूल्स अप्लाई नहीं होंगे, उनके लिए अलग से रूल है। अगर आप बैंकिंग कंपनी है या इंश्योरेंस कंपनी है और आपका काम क्या है जी, सिक्योरिटीज वगैरह परचेज करना, कैपिटल एसेट परचेज करना अंडर सेक्शन 37A, तो उनके ऊपर 37A के जो हमने ऊपर रूल पड़े हैं ये वाले एप्लीकेबल उसके ऊपर नहीं होंगे इन दो कंपनीज में। इनके अलावा अगर होंगे तो उनके ऊपर आपके रूल जो है वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। ओके बेटा, तो बेटा ये दो पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको आप अपने माइंड में बिठाना पढ़ना है, जस्ट आप इनको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन इंशाल्लाह आप सीखेंगे जब आप इसकी प्रॉपरली जो है वो वर्किंग आप इसकी करेंगे। लेकिन ये जस्ट पूछने के पर्पज से आएगा, ये आपको न्यूमेरिकल के पर्पज से कुछ भी नहीं आएगा। इसने जस्ट आपसे पूछना है, यानी कि जो वर्ड लिखा है जस्ट आपसे इसने पूछना है कि बेटा ये क्या वर्ड है। ओके, बाकी इंशाल्लाह ताला कल हमारा एक आखिरी लेक्चर होगा और उस लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम लोग डिफरेंट जो सिनेरियोज हैं हमारे कैपिटल गेन के, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय शेयर स्कीम के तहत अगर आपको शेयर्स मिलते हैं तो उसको हमने कैसे टैकल करना है, ठीक है, और उसके अलावा अगर आपको बोनस शेयर्स मिल जाएं क्योंकि बोनस शेयर के लिए तो आप पैसा नहीं देते तो उसके लिए आपने क्या टैकल, मतलब उसको कैसे आपने टैकल करना है। ओके, तो वो 3-4 सिनेरियोज हम इंशाल्लाह कल हम लोग इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, आई कैप के पास पेपर्स करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।